In this question, three particles A, B, C of charges Q, Q and 2Q and masses M, 2M and 5M. तो चार्ज इसका Q, इसका भी Q और इसका 2Q, masses M, 2M and 5M respectively are held in free space in a straight line at a separation r0 between two adjacent particles on the figure. All the three particles are released simultaneously. Find the velocities of all the particles when they reach so far from each other that electrostatic interactions between them can be neglected. तो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में इन सभी को रेस्ट पे रखा गया है और उसके बाद में इनको रिलीज कर दिया जाता है मोशन करने के लिए. तो पहली बार देखने से ऐसा लगता है कि इसमें ये जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे पहुंचेंगे तो यहाँ से लेकर के जब ये इनफाइनाइट सेपरेशन पे आ जाएंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन से इसको सॉल्व कर लिया जाए. लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन में ये है कि स्टार्टिंग की एनर्जी तो हम लिख सकते हैं क्योंकि वेलोसिटीज जीरो हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर लिखी जा सकती है स्टार्टिंग की. लेकिन उसके बाद में इनकी वेलोसिटीज किस तरीके की होंगी यहाँ पर, यानी इनकी वेलोसिटीज में रिलेशन यहाँ पे किस तरीके का आएगा वो तुरंत देख करके ऐसे आइडिया नहीं लगता. ये तो तय है कि अगर मैं तीनों को सिस्टम में लूँ यहाँ पर तो किसी भी तरीके का एफ एक्सटर्नल पूरे सिस्टम पे नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेज हैं वो इक्वल अपोजिट करके यहाँ पर आपस में पेयर वाइज कैंसिल हो जाते हैं. तो एफ एक्सटर्नल यहाँ पर नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं होगा और कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम यहाँ पर अप्लीकेबल रहेगा. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अप्लीकेबल यहाँ पर रहेगी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. तो काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशंस लिखने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि वेलोसिटीज़ का रिलेशन पता होना चाहिए कि ए, बी और सी इन तीनों की वेलोसिटीज़ में आपस में क्या रिलेशन है. अगर सिर्फ दो ही पार्टिकल्स होते यहाँ पे तो सिंपली उस केस में यहाँ पर एक दूसरे को रिपेल करके ये इनफाइनाइट पहुँच जाते और फिर इनके बीच में मोमेंटम कंजर्वेशन बड़े आसानी से अप्लाई करके इनके वेलोसिटीज़ में रिलेशन बता सकते थे इसमें. लेकिन क्योंकि तीन तीन पार्टिकल्स हैं यहाँ पे तो तीनों की वेलोसिटीज़ में आपस में रिलेशन बताना आसान नहीं होगा यहाँ पे. तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि इनकी वेलोसिटीज़ में रिलेशन कैसे बताया जाए यहाँ पे तीन पार्टिकल के केस में. यहाँ पर आप देख सकते हो कि चार्जेस और जो मासेस दिए गए हैं उनकी वैल्यूज़ भी थोड़ी स्पेसिफिक टाइप की है. तो कई बार ये जो वैल्यूज़ हैं वो भी रोल प्ले करती हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. तो मैं एक एक करके पहले सब पे देखता हूँ कि फोर्सेस लग किस तरीके से रहे हैं, कौन किधर चलेगा, कैसे चलेगा, फोर्सेस क्या क्या आ रहे हैं यहाँ पे, इनके एक्सेलरेशंस क्या क्या हैं. तो अगर मैं सी पे देखूँ तो सी पे जो फोर्सेस लगेंगे एक तो ए की वजह से लगेगा, एक बी की वजह से लगेगा और दोनों की वजह से जो फोर्सेस लगेंगे सी पर वो इस डायरेक्शन में लगेंगे. एफ ए भी इस डायरेक्शन में लगेगा और एफ सी भी इस डायरेक्शन में लगेगा. इन दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट इसका निकाल सकते हैं. तो सी पे जो नेट फोर्स होगा यहाँ पे फोर्स ऑन सी अगर मैं यहाँ पे नेट फोर्स देखूँ तो एफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो चार्जेस क्यू और 2Q तो ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 2KQ स्क्वायर और नीचे जो गैप है वो हो जाएगा 2R0. अगर मैं बी होगा यहाँ पर, सी पे जो फोर्स लग रहा है ए और बी की वजह से, तो बी की वजह से कितना फोर्स लगेगा इस पर, तो चार्ज Q और 2Q है तो 2KQ स्क्वायर और जो यहाँ पे जो डिस्टेंस उसका स्क्वायर होगा फिर यहाँ पे R0 का स्क्वायर. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1/2 का फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे 2, तो 2 प्लस 1/2 हो जाएगा 5/2. तो 5/2 KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय R0 का स्क्वायर. तो ये फोर्स आ गया इस पर. और इसका अगर मैं एक्सेलरेशन देखूँ, इनिशियल एक्सेलरेशन जब इसको छोड़ा गया जस्ट, तो इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए इसके मास से डिवाइड कर देते हैं. तो मास से डिवाइड करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा और इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा KQ स्क्वायर डिवाइड बाई 2M R0 का स्क्वायर. फिर उसके बाद में आगे अगर मैं इसी तरीके से एक के लिए देखूं तो ए पर जो फोर्स लगेगा बी और सी की वजह से, रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे दोनों की वजह से, तो बी की वजह से भी इधर और सी की वजह से फोर्स इधर लगेगा यहाँ पर. तो ऑन ए यहाँ पर क्या फोर्सेस आएंगे, क्या एक्सेलरेशंस आएंगे इसके वो देख लेते हैं. तो बी की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो बी की वजह से लगेगा KQ स्क्वायर, चार्जेस क्यू हैं और R0 का स्क्वायर. सी की वजह से क्या फोर्स लगेगा, तो 2KQ स्क्वायर और R0 2R0 तो 2R0 स्क्वायर. तो ये 1 यहाँ से 1/2 आएगा, ये हो जाएगा 3/2 KQ स्क्वायर डिवाइड बाई R0 का स्क्वायर. इसके बाद में अगर मैं इसका एक्सेलरेशन देखूँ कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज़, मास से डिवाइड कर लेंगे तो मास का सिंपली m के बराबर है, तो 3/2 KQ स्क्वायर M R0 स्क्वायर. इसी तरीके से बी पे देखते हैं फोर्सेस. तो बी पर क्योंकि मिड पॉइंट पर रखा हुआ है, अगर ये भी क्यू होता और ये भी क्यू होता तो नेट फोर्स जीरो हो जाता. तो इसका मतलब है कि इस Q को और इस 2Q को आप QQ करके देख लो यहाँ पे,
तो ये क्यू और ये क्यू मिला के नेट फोर्स 0 कर देंगे और बचा यहाँ पर क्यू, तो उस क्यू की वजह से फोर्स लगेगा सिर्फ बी पर यहाँ पर इस पर। तो इस तरीके से आप थोड़ा जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो कि सी और बी में आपस यानी टोटल बी पे कितना फोर्स लग रहा है ए और सी की वजह से। तो सिर्फ क्यू बचा इफेक्टिवली जो इस पर नेट फोर्स लगाएगा, और वो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर नॉट स्क्वायर। और अगर मैं इसका एक्सेलरेशन देखूँ, ये फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, इस पर जो फोर्स आ रहा है वो भी एक्सेलरेशन जो आ रहा है इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस पर भी फोर्स और एक्सेलरेशन जो भी है इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो बी के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका मास है 2m, तो 2m आर नॉट स्क्वायर। अब ये जो एक्सेलरेशन है इनकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा एक बार थोड़ा एनालाइज करते हैं कि कैसी वैल्यूज़ आ रही है। सपोज़ मैं इसको ए एज्यूम कर लेता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सेलरेशन जो कि इस डायरेक्शन में यही मैग्नीट्यूड वाइज ए के इक्वल है, और ये 3/2 ए के इक्वल होगा एक तरीके से। तो यहाँ पर एक बार इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये ए एक्सेलरेशन से इधर चलेगा, ये इधर चलेगा विद ए एक्सेलरेशन, और ये इधर चलेगा विद एक्सेलरेशन 3a/2। सॉरी, इसका जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ हमने ए ज्यूम किया हुआ है, तो यहाँ पे ये 3 टाइम्स है, तो ये 3a है यहाँ पर, ठीक है। तो फिर यहाँ पर भी ये 3a हो जाएगा। तो ये इनके एक्सेलरेशन से ए और 3a। अब आप यहाँ पर अगर देखो इसमें, तो अगर आप बी और सी के बीच का डिस्टेंस देखो, तो आप इन दोनों डिस्टेंसेस के बारे में देखो कि ये दोनों डिस्टेंसेस कैसे वेरी कर रहे हैं। तो बी और सी के बीच में जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो 2a है। तो बी और सी के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन 2a है एक तरीके से, और जो 2a एक्सेलरेशन है बी और सी के बीच में, तो उससे होगा यहाँ पर ये कि जैसे मान लीजिए कि 2a का एक्सेलरेशन है, तो जस्ट dt टाइम के बाद में यहाँ पर जो वेलोसिटी क्रिएट होगी, वो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी क्रिएट हो जाएगी इसमें, तो dt टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतनी वेलोसिटी, एक तरीके से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोल सकते हैं, उसी से सेपरेशन बढ़ेगा इनका, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आएगा। और इसको भी अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूँ, तो टाइम से मल्टीप्लाई करने के बाद में इनमें कितना गैप क्रिएट हुआ वो आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं ए और बी के बीच में बात करूँ यहाँ पर, तो ये 3a से इधर और ये a से इधर, तो अगेन यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसका एक्सेलरेशन कम है, तो सेपरेशन होगा। और यहाँ पर रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा ए और बी के बीच में, तो 2a हो जाएगा। तो जिस तरीके से इन दोनों के बीच में 2a रिलेटिव एक्सेलरेशन है, उसी तरीके से इन दोनों के बीच में भी 2a रिलेटिव एक्सेलरेशन है। तो इनके बीच में भी सेपरेशन उतने ही अमाउंट से बढ़ेगा जितना इनके बीच में सेपरेशन बढ़ेगा। इसका मतलब अगर किसी भी टाइम पे अगर मैं इस डायग्राम को देखूँ, तो इनका जो डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही बनेगा जैसा स्टार्टिंग में था। सेपरेशन ज़रूर बदलता जाएगा, लेकिन डायग्राम देखा जाए तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। ये डिस्टेंस कुछ आर हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी आर ही रहेगा, क्योंकि जिस रेट से ये डिस्टेंस चेंज हो रहा होगा इनके बीच का, उसी रेट से ये डिस्टेंस भी चेंज हो रहा होगा। आप चाहो तो ऐसे भी कर लो कि बी के रिस्पेक्ट में देखो, विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू बी देखूंगा तो ये इधर 2a से चला स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में ये भी इधर 2a से चला, तो स्टार्टिंग में 2a से चला। अब भले यहाँ पर ये जो a है, ये a अपनी वैल्यू बदलता जाएगा, लेकिन ये जो सेपरेशन है, जितना ये सेपरेशन बढ़ा उतना ये सेपरेशन बढ़ेगा। इसका मतलब फोर्सेस भी रिलेशन उसी तरीके के आएंगे फोर्सेस में, एक्सेलरेशन में। तो हमेशा एक्सेलरेशन के जो रिलेशंस हैं वो वैलिड होंगे हर एक इंस्टेंट पे। यहाँ पर मास और चार्जेस की वैल्यूज़ कुछ ऐसे एडजस्ट की गई हैं कि ये जो सेपरेशन है बिल्कुल इसी तरीके से एडजस्टेड है। हमेशा बी मिड पॉइंट पर रहेगा, सी और इस तरीके से चलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि बी रुका हुआ रहेगा, बी चलेगा, लेकिन इस तरीके से चलेगा। यहाँ पर ये तीनों सिस्टम ऐसे लेंगे कि हमेशा यहाँ पर ये गैप जो है मेंटेन रहेंगे इस तरीके से। तो गैप अगर मेंटेन रहेंगे इस तरीके से, तो इसका मतलब यहाँ पर है कि हम अब वेलोसिटीज़ के बीच में भी रिलेशन यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब मैं वापस इस डायग्राम में आता हूँ, तो अगर मान लीजिए किसी भी टाइम पे इसके पास में अगर वेलोसिटी v हो जाती है, तो ठीक उसी तरीके से इसका भी एक्सेलरेशन वेरी कर रहा था, तो इसकी वेलोसिटी v होगी लेकिन इस डायरेक्शन में हो जाएगी। और क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ट्रिपल है, तो ट्रिपल एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब ट्रिपल वेलोसिटी हो जाएगी इसके पास में। तो इसकी जो वेलोसिटी है किसी भी टाइम पे वो 3v हो जाएगी इसका मतलब। तो अगर मैं इनकी वेलोसिटीज़ में रिलेशन देख रहा हूँ, तो ये v, ये भी v, मैं ग्राउंड के फ्रेम में बात कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा 3v। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास में आ रही थी कि इनके वेलोसिटीज़ में रिलेशन हमको पता नहीं चल रहा था, तो वेलोसिटीज़ में रिलेशन अब यहाँ पर आसानी से पता चल गया इसमें। लेकिन वो तब पता चला जब हमने फोर्सेस को एनालाइज़ किया। तो ये सोच पाना थोड़ा यहाँ मुश्किल होगा कि हमें फोर्सेस को, एक्सेलरेशन को यहाँ पर एनालाइज़ करना है, उनकी वैल्यूज़ को देखना है कि उनकी वैल्यूज़ किस तरीके की हैं। अगर चार्जेस की वैल्यू थोड़ी रैंडम दे दी जाए तो फिर ये सब कुछ हम एनालाइज़ नहीं कर पाएंगे, ये सब चीज़ें वैलिड नहीं हो पाएंगी। तो कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे वैल्यूज़ हैं जिस पे यहाँ पर ऐसा आ रहा है। यहाँ पे किसी भी रैंडम वैल्यू के लिए इस तरीके के आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे एक्सेलरेशन के लिए, कि एक्सेलरेशन इस तरीके से हैं और हमेशा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर रहे,
ऐसा हर एक वैल्यू के लिए नहीं होगा। तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर दी गई हैं, जिसका हमने यहाँ पर फ़ायदा भी उठा लिया। अब आप देखो कि जो वेलोसिटीज़ की वैल्यू आप ले रहे हो, क्या उससे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड हो पा रहा है? तो इसका अकेले का मास है 5m, तो ये कितना मोमेंटम क्रिएट करेगा? प्लस 5mv। इसका मास है यहाँ पे 2m, तो ये कितना मोमेंटम क्रिएट करेगा? -2mv। इसका मास है m, तो ये कितना मोमेंटम क्रिएट करेगा? -3mv। तो जितना आप देख सकते हो, जितना पॉजिटिव में मोमेंटम क्रिएट होगा उतना ही नेगेटिव मोमेंटम क्रिएट होगा। इसका मतलब मोमेंटम जो स्टार्टिंग में ज़ीरो था वो हमेशा ज़ीरो बना रहेगा। तो हमने सब कुछ सेटिस्फाई करवा दिया। हमारे पास में वेलोसिटीज़ की जो वैल्यूज़ हैं, जो रिलेशंस के साथ जो वैल्यूज़ हैं वो भी यहाँ पर आ गई इसमें। अब इसके बाद सिंपली बस हमें ये करना है कि ये एक दूसरे को रिपेल करते हुए इन्फिनिटी पर पहुँच गए। इनके बीच में जो गैप है, ये जो गैप है वो इनफाइनाइट हो गया। तो अगर ये गैप इनफाइनाइट हो गया तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है वो ख़त्म हो गया होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम जीरो मान सकते हैं फाइनल यहाँ पर। तो जस्ट आपको एनर्जी कंजर्वेशन अब यहाँ पर यूज़ करना है, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। तो जस्ट यू फाइनल प्लस के फाइनल इज इक्वल टू यू इनिशियल प्लस के इनिशियल, जस्ट यू हैव टू राइट द वैल्यूज़। तो यू फाइनल इज़ 0, के फाइनल आप सबकी काइनेटिक एनर्जी लिख लो। तो सी के पास में हाफ 5m और वेलोसिटी है v। इसी तरीके से बी के पास में हाफ मास इज 2m, वेलोसिटी है v, और ए के पास में हाफ मास है m और वेलोसिटी है 3v। ठीक है, ये जो वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ यहाँ पर हम ले पा रहे हैं उसके लिए हमने सारा ये एनालिसिस किया यहाँ पे। यू इनिशियल, तो यू इनिशियल यहाँ पर आप देख सकते हो कि वी हैव 3 चार्जेस, और 3 चार्जेस हैं तो 3 टर्म्स यहाँ पे जनरेट होंगे इंट्रैक्शंस के। तो यहाँ पे 3 टर्म्स लिख लेते हैं इंट्रैक्शंस के। तो ए और बी का इंट्रैक्शन तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इनके बीच का डिस्टेंस r0 था स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद बी और सी का इंट्रैक्शन, तो एक चार्ज है q, दूसरा चार्ज है 2q, तो ये 2kq स्क्वायर आ जाएगा, और इनके बीच में भी गैप है r0 स्टार्टिंग में। फिर ए और सी का इंट्रैक्शन, तो ए और सी, तो ए क्यू है और ये 2q है, तो 2kq स्क्वायर डिवाइड बाई 2r0, ये हो जाएगा इंट्रैक्शन, और स्टार्टिंग में कोई काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर नहीं है। तो बहुत आसानी से यहाँ पर ये आप कैलकुलेट कर सकते हो v वगैरह की वैल्यूज़। मैं k की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देता हूँ 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, तो उससे जो v की वैल्यू आएगी वो v की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी इसमें √q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 m एप्सिलॉन नॉट इंटू r0। तो ये हो जाएगा, 8 को आप 2 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो v आ रहा है, तो v बेसिकली वेलोसिटी है b की और c की। अगर आप a की वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो फिर इसका 3 टाइम्स करना होगा, तो दिस इज़ 3 टाइम्स v। तो ये हो जाएंगे इसके फाइनल आंसर्स।